अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम ऑर्थोपोडा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो लफ्ज़ ऑर्थोपोडा है वो हमारे पास दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला लफ्ज़ है ऑर्थ्रोस और दूसरा लफ्ज़ है पोडोस। ऑर्थ्रोस के मायने है जॉइंटेड और पोडोस के मायने है लिम्स या अपेंडेजेस। अगर हम इन दोनों लफ्ज़ के मायने को कंबाइन करें तो हमें पता लगता है कि फाइलम ऑर्थोपोडा में ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जिनकी स्पेशलिटी है उनके जॉइंटेड लिम्स या उनके जॉइंटेड अपेंडेजेस। उसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन है कि फाइलम ऑर्थोपोडा हमारे पास किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फाइलम ऑर्थोपोडा में सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। फाइलम ऑर्थोपोडा में जो हमारे पास स्पीसीज है उनकी बॉडी हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास उन एनिमल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारे पास उनमें तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। तीनों जर्म लेयर से मुराद है कि हमारे पास उनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों जर्म लेयर से उनकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ऑर्थोपॉड की बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बायलेटरल सिमेट्री से मुराद है कि अगर हम एक जानवर का एंटीरियर व्यू देखें तो उसकी बॉडी को हम राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका राइट और लेफ्ट हाफ एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं या वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। ऐसे जानवरों को हम इक्वली राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ऑर्थोपोड्स में हमारे पास मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडीज होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक इंसेक्ट को लें तो हम उसकी बॉडी को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेटामेरिकल सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक सेगमेंट में जो हमारे पास ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सिमिलरली वो ऑर्गन्स हर सेगमेंट में रिपीट किए जाएंगे। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ऑर्थ्रोपोड्स की बॉडी बाहर की तरफ से एक हार्ड लेयर से कवर की गई है। उस हार्ड लेयर को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये एक्सोस्केलेटन हमारे पास काइटिन से बनाया गया है। अब इस एक्सोस्केलेटन को मौजूद होना हमारे पास फाइलम ऑर्थोपोडा की स्पेशलिटी है। इसका मतलब ये है कि ऐसा एक्सोस्केलेटन किसी और फाइलम के जानवरों में नहीं पाया जाता। इसकी वजह से हमारे पास फाइलम ऑर्थोपोड्स में जो एनिमल्स हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। पहली बात तो ये कि हमारे पास जो हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है वो उनको एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो मसल्स हैं वो हमारे पास इस एक्सोस्केलेटन पे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंसेक्ट्स हमारे पास फाइलम ऑर्थोपोडा के एनिमल्स हैं उनके उनके मसल्स हमारे पास एक्सोस्केलेटन पे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्थोपोड्स को वॉक करने में, क्रॉल करने में, स्विम करने में या फ्लाई करने में आसानी होती है। मतलब ये है कि एक्सोस्केलेटन हमारे पास उनके लोकोमोशन का कॉज बनता है। उसके बाद जिक्र किया गया है कि एक्सोस्केलेटन हमारे पास नॉन लिविंग है, वो हार्ड है और नॉन लिविंग है। दूसरा ये है कि हमारे पास जब ऑर्थो एक ऑर्थोपोड को हम लेते हैं और उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को देखते हैं, जब हमारे पास वो एक लार्वा या निम्फ से हमारे पास एडल्ट में डेवलप करता है तो हमारे पास शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन होती है। शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन से मुराद ये है कि हमारे पास जब एक इमेच्योर ऑर्थोपोड में एक्सोस्केलेटन होता है वो उसको शेड करके जब एडल्ट फॉर्म में जाता है तो दूसरे एक्सोस्केलेटन की लेयर उसके ऊपर बन जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग और एक्डाइसिस, और ये भी हमारे पास एक स्पेशलिटी है फाइलम ऑर्थोपोडा की। उसके बाद हम उनके जनरल बॉडी स्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं। अगर हम एक फाइलम ऑर्थोपोड को सुपीरियर टू इंफीरियर या फिर हम क्रेनियल टू कॉर्डल देखें, यानी ये कि हम उसके सर से लेकर उसकी टेल तक अगर हम जाएं तो पहले उसकी बॉडी में हमें हेड दिखेगा, उसके बाद उसके थॉरैक्स का पोर्शन आएगा और फिर आएगा उसके एब्डोमेन का पोर्शन। फिर हम जिक्र करते हैं उनकी बॉडी कैविटी का। फाइलम ऑर्थोपोडा में हमारे पास जो जानवर पाए जाते हैं उनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास सिलोमेट्स हैं, मगर इनकी सिलोम यानी बॉडी कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं। अब हीमोसील कहने का सबब ये है कि हमारे पास इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद ये है कि इनके अंदर प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होती, जिसकी वजह से इनका ब्लड बॉडी कैविटी यानी सीलोम में फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हम इनके सीलोम को हीमोसील कहते हैं। हीम मतलब ब्लड, तो इनके हीमोसील मतलब इनके बॉडी कैविटी या सीलोम में हमारे पास हीम पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इनकी बॉडी कैविटी को हीमोसील कहते हैं।
फिर हम बात करते हैं उनके जनरल बॉडी स्ट्रक्चर की। अब अगर हम इस तस्वीर को देखें, तो ये हमारे पास एक ग्रास हॉपर की तस्वीर है, जो कि हमारे पास एक ऑर्थ्रोपोड है। अगर हम इसे इसके सर से लेकर इसके टेल तक देखें, तो पहले हमारे पास आता है हेड का पोर्शन, जो कि ये है। उसके बाद आता है इसका थॉरैक्स का पोर्शन, और फिर आता है इसका एब्डोमेन। ये हमारे पास इसकी आईज हैं, जो कि हमारे पास इनके एंटेना और आईज, इनके हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है। इन सब चीज़ों का हम जिक्र अभी थोड़ी देर बात करेंगे, जब हम इनके डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं ऑर्थोपोड्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो हम देखते हैं जैसे इंसेक्ट्स हमारे पास, जैसे हनी बीज हो गई, या हमारे पास डिफरेंट इंसेक्ट्स, वो हमारे पास फ्लावर्स की पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा ये कि हमारे पास बड़े इंसेक्ट्स छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जो पेस्ट, यानी जो ऐसे कीड़े जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, बड़े कीड़े उनको खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा पहुंचता है। उसके बाद ये जिक्र किया गया है कि ऑर्थ्रोपोड्स में काफ़ी ऐसे जानवर पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास पौधों में और जानवरों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां कॉज करते हैं। अब बुक में जिक्र किया गया है कि ह्यूमंस में ऑर्थ्रोपोड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम और जर्म्स ऑफ कॉलरा की ट्रांसमिशन में। यानी ये एक इंसान से इन जरासीम को लेकर दूसरे इंसान में ट्रांसफर करते हैं। फिर बात की जाती है कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्थ्रोपोड्स हैं, वो हमारे पास बड़े एनिमल्स या कार्निवोरस प्लांट्स के लिए उनका खाना बनते हैं। उसके बाद बात की जाती है कि जो सी फूड है, उसमें हमारे पास मोलस्क्स नहीं पाए जाते, बल्कि वो हमारे पास ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं। जैसे हम श्रिम्प्स और प्रॉन्स खाते हैं, तो वो हमारे पास ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं। अब हम जिक्र करेंगे ऑर्थ्रोपोड्स के डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स की। पहले जिक्र करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो हमें पता है कि ऑर्थ्रोपोड्स में हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद है कि उनके अंदर प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास जो उनका ब्लड है, वो हमारे पास बॉडी कैविटी में फ्लो करता है। उसके बाद हम इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ इसलिए कहा जाता है, एक तो इनके ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, जैसे कि इंसानों के खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वो हमारे पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। उस तरह ऑर्थ्रोपोड्स के खून में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। जब ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं करता, तो इसका फंक्शन सिर्फ ये होता है कि ये ऑर्थ्रोपोड्स के खाने को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हम जिक्र करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब अगर हम ऑर्थ्रोपोड्स में एक्वेटिक फॉर्म्स का जिक्र करें, तो उसमें रेस्पिरेशन होती है गिल्स के थ्रू। जैसे हमारे पास फिश में गिल्स होती हैं, उस तरह ही अगर हमारे पास कोई एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स हैं, तो उनमें हमारे पास गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगी। और अगर हम कीड़े मकोड़ों की बात करें, जो कि इंसेक्ट्स हैं, वो भी हमारे पास फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं, तो उनमें हमारे पास ट्रेकिया के थ्रू रेस्पिरेशन की जाएगी। अगर हम जैसे हम एक ग्रासहॉपर को लेते हैं, वो हमारे पास एक इंसेक्ट है, उसमें ट्रेकिया के थ्रू हमारे पास रेस्पिरेशन होगी। और ट्रेकिया हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ओपनिंग्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है। इसका मतलब ये है कि इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ आता है और ओपनिंग्स बनाता है बॉडी पे एक्सटर्नली। उन ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। उसके बाद हम बात करते हैं एरेक्निड्स की। एरेक्निड्स हमारे पास फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की एक क्लास है। उसके अंदर हमारे पास स्कॉर्पियंस जैसे जानवर पाए जाते हैं। इनमें हमारे पास रेस्पिरेशन होती है बुक लंग्स के थ्रू। ये हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं, जिनके थ्रू हमारे पास रेस्पिरेशन होती है। फिर हम बात करते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की डाइजेस्टिव सिस्टम की। इनके अंदर हमारे पास वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है, यानी हमारे पास माउथ और एनस मौजूद है। और हमारे पास डाइजेशन को सपोर्ट किया जाता है थ्रू जॉज, यानी कि इनमें जबड़े पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें मैस्टिकेशन का प्रोसेस होता है। फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ऑर्थ्रोपोड्स में हमारे पास एक्सक्रीशन माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है इंसेक्ट्स में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में कितनी क्लासेस हैं, जैसे कि हो गए इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस। इंसेक्ट्स में हमारे पास माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होगी, और क्रस्टेशियंस में हमारे पास ग्रीन या कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में हमारे पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि हम एक फीमेल और मेल बॉडी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
सेक्सेस सेपरेट होते हैं, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और हमारे पास मेल और फीमेल बॉडी को उनकी मॉर्फोलॉजी मतलब उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फाइलम ऑर्थोपोडा के नर्वस सिस्टम की। हमारे पास ऑर्थोपोड्स में एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होती है। ख्वाह इनमें ब्रेन नहीं पाया जाता, मगर इनमें गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया का मतलब ये है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को हम गैंग्लिया कहते हैं। अब हमने बात की थी कि हमारे पास ऑर्थोपोड्स की बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, तो किसी तरह का एक गैंग्लिया उनके हर सेगमेंट में पाया जाएगा, और गैंग्लिया से हमारे पास नर्व्स ओरिजिनेट होंगे। नर्व्स हमारे पास होते हैं फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो नर्व्स हमारे पास गैंग्लियन को डिफरेंट बॉडी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास नर्वस सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे। ऑर्थोपोड्स में जो एंटेना और आइज पाए जाते हैं वो उनके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। पहले हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन की। कहा जाता है कि हमारे पास जब एक अंडे से लार्व इमेच्योर एडल्ट हैच होता है और वो हमारे पास प्रोग्रेस करता है थ्रू डेवलपमेंट एक एडल्ट में, तो उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी वो चेंजेस जो हमारे पास एक एग से लेकर एक एडल्ट बनाते हैं, उन सारी चेंजेस को और उस डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हमारे पास ऑर्थोपोड में दो तरह की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। एक हमारे पास है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और दूसरी हमारे पास है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का अगर हम जिक्र करें तो इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास एग एग के बाद हमारे पास एक लार्वा बनता है, लार्वा के बाद हमारे पास एक रेस्टिंग स्टेज प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद हमारे पास एक एडल्ट बनता है। यानी ये कि हमारे पास इसमें एक प्रॉपर साइकिल होता है, पहले एग, उसके बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद एडल्ट की फॉर्मेशन होती है। जबकि अगर हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का जिक्र करें तो उसमें हमारे पास एग से हमारे पास लार्वा या प्यूपा नहीं बनता, बल्कि जब एग हैच होता है तो उससे हमारे पास एडल्ट की तरह ही एक इमैच्योर क्रिएचर हैच होता है, जिसको हम कहते हैं निम्फ। वो हमारे पास एडल्ट की तरह तो होता है, मगर वो कम्प्लीटली मेच्योर नहीं होता। अब निम्फ हमारे पास एग से हैच होता है और डेवलपमेंटल प्रोसेस के थ्रू एक एडल्ट में बनता है। इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगर हम इस साइकिल को देखें तो पहले हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के साइकिल का जिक्र करते हैं। तो देखिए, पहले हमारे पास स्टेज में है एक एग, उसके बाद उसने डेवलपमेंट की एक लार्वा में, लार्वा ने डेवलपमेंट की एक प्यूपा में, और प्यूपा ने हमारे पास एक एडल्ट फॉर्म किया, जिसमें हमारे पास एक नॉर्मल हाउस फ्लाई बनी गई है। इसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और अगर हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का साइकिल देखें तो वो ये है। इसमें हमारे पास एग से एक निम्फ बनता है। अगर हम निम्फ को देखें, निम्फ हमारे पास एडल्ट में प्रोग्रेस करता है। अब निम्फ और एडल्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, मगर निम्फ एक इमैच्योर फॉर्म ऑफ दिस एडल्ट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस फाइलम ऑर्थोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की समझ आई होगी। तो चलिए अब इसी तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ दीज इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर स्कॉर्पियंस। यानी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पढ़ा था कि फाइलम ऑर्थोपोडा का रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का होता है, उसको हमने मद्देनजर रखते हुए इस सवाल का जवाब देना है। अब हमें हमारे पास स्कॉर्पियंस की बात की गई है। हमने पढ़ा था कि स्कॉर्पियंस हमारे पास एरेक्निड्स क्लास से बिलोंग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ट्रेकिया। क्या स्कॉर्पियंस के अंदर ट्रेकिया हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं? तो हमें पता है कि ट्रेकिया हमारे पास इंसेक्ट्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ना कि एराकिनिड्स यानी स्कॉर्पियंस के। उसके बाद ऑप्शन है गिल्स। हमने पढ़ा था कि गिल्स हमारे पास जो एक्वेटिक फॉर्म ऑफ आर्थ्रोपॉड्स हैं उनके लिए एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बुक लंग्स। तो जी हाँ, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो क्लास एरेक्निड्स है फाइलम ऑर्थोपोडा की, उसके अंदर बुक लंग्स ही हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। अगर हम आखिरी ऑप्शन को देखें तो उसके अंदर जिक्र किया गया है एंटेना का। अब हमने पढ़ा था कि एंटेना हमारे पास फाइलम ऑर्थोपोडा के जो हमारे पास स्पीसीज हैं उनके सेंसरी ऑर्गन है, ना कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो बुक लंग ही करेक्ट आंसर होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को रीड कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।